और ज़िंदगी को समझने के लिए हम जिस पृथ्वी में रहते हैं, इस पृथ्वी में किस तरीके से विकास हुआ है, इसको भी स्मरण में रखना चाहिए। मैंने जो स्लाइड आपके सामने रखी है उसमें 4 अवस्थाओं की प्रकृति की बात इसमें की गई है, जिसको पहले लिखा है सबसे ऊपर पदार्थावस्था, फिर ब्लू कलर में लिखा है प्राणावस्था, फिर राइट साइड में है जीवावस्था और नीचे ज्ञानावस्था है। तो यदि हम इस पृथ्वी में विकास को समझने की कोशिश करें तो करोड़ों साल पहले इस पृथ्वी में जब वनस्पतियां भी नहीं थी, केवल हवा पानी था, जिसको हम मटेरियल मिनरल ऑर्डर कह सकते हैं। और ये जो मटेरियल मिनरल ऑर्डर है, इसमें कुछ क्रिया होती रही जिसको हम लोग रासायनिक भौतिक क्रिया कहते हैं। और रासायनिक भौतिक क्रिया के कारण से उसमें अम्ल और क्षार जैसी वस्तुएं बनी, एसिड और बेस जो है वो विकसित हुए। और अम्ल और क्षार से धीरे धीरे प्रोटीन और हार्मोन्स बनने का काम हुआ। हिंदी में हम लोग उसको रचना तत्व पुष्टि तत्व कहते हैं। और ये पदार्थावस्था में जब रचना तत्व पुष्टि तत्व बन गए तब प्राण कोशिकाओं का बनने का क्रम शुरू हुआ, जिनको अंग्रेजी में सेल कहते हैं। सेल जो है वो पहले आई और ऐसा वैज्ञानिक कम्युनिटी कहती है कि उसको एल्गी के रूप में पहचाना गया, जिसको हम लोग पानी में देखते हैं। पानी में एल्गी होती है और वो वनस्पति का सबसे प्रारंभिक रूप है। और फिर ये जो प्राणावस्था की इकाई हैं, इनमें गुणात्मक विकास होते होते वनस्पति संसार बना। और ऐसा हम लोगों को पता लगता है कि ये वनस्पति संसार को विकसित होने में करोड़ों साल लगे। जैसे हम लोग जिस स्टेट में रहते हैं, यहाँ पर एक माउंटेन है जिसको हम लोग अरावली हिल्स बोलते हैं, और ये राजस्थान से होते हुए दिल्ली की बॉर्डर तक जाता है। अरावली जो माउंटेन्स हैं वो इस पृथ्वी के सबसे पुराने माउंटेन्स में से है। इसको कहें कि जिस समय शायद पृथ्वी में वनस्पति नहीं रही हुई होगी, उस समय के काल के जो है ये अरावली माउंटेन्स हैं। और इसके बाद वनस्पतियों का विकास हुआ और वनस्पतियों से ही फिर जीव संसार का विकास हुआ। इसको हम लोग एवोल्यूशनरी थ्योरी कहते हैं। शायद कोई जीव जो है कुछ 1 करोड़ साल पहले जो है इस पृथ्वी पे आए होंगे, और फिर जीव संसार में विकास होते होते मानव इस धरती पे प्रकट हुआ। तो हमको विकास के सिद्धांत को समझना चाहिए कि विकास जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसमें एक क्रमिक विकास है, जिसमें मटेरियल मिनरल ऑर्डर से प्राणावस्था के रूप में वनस्पति संसार का विकास हुआ, और इन दोनों के योगफल से जीव संसार का प्रकटन हुआ, और इन तीनों के योगफल से मानव जो है उसका प्रकटन हुआ। ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कि हम जब मानव के रूप में इस पृथ्वी पे जी रहे हैं तो हमको ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारे इस पृथ्वी में आने से पूर्व पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था ने तीनों ने मिलकर एक वातावरण का निर्माण किया है। और उस वातावरण के निर्माण के कारण ही मानव इस धरती पे अस्तित्व में है, यानी मानव एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व है। अब यदि मानव को देखते हैं तब हमको ये समझ में आता है कि मानव की आवश्यकताएं तीनों से पूरी होती हैं। जैसे हम मानव हैं तो हमको हवा पानी चाहिए, तो हवा पानी हमको मटेरियल ऑर्डर से मिलता है। फिर हमको अपनी भूख प्यास के साथ साथ भूख मिटाने के लिए जो है वनस्पतियाँ चाहिए, जो वनस्पति आहार के रूप में मिलती हैं, हमको सब्जी भाजी के रूप में मिलती हैं और फल के रूप में मिलती हैं। तो ये हमारी आवश्यकता जो है वो प्राणावस्था से पूरी होती है। और हमारे विकास में जीव संसार का योगदान है। हम लोग जीव संसार का उपयोग जो है उत्पादन प्रणालियों में करते रहे हैं, और ये सबके योगदान से ही मानव जो है अपनी आवश्यकता को पूरा करता है। यदि इन तीनों में से किसी एक का भी योगदान जो है वो ना हो
तो मानव का अस्तित्व इस पृथ्वी पे नहीं हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब छोटी उम्र के होते हैं और वातावरण समाज में समझ नहीं होती है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि मेरा व्यक्तिगत जीवन जो है वही महत्वपूर्ण है, बाकी संसार से हमको क्या लेना देना। हम लोग जब विज्ञान के विकास को देखते हैं तो उस समय ऐसा ही सोचा गया था कि विज्ञान जो है इस प्रकृति पे विजय पाने के लिए, और विज्ञान का प्रयोग मानव ने किया था। तो विज्ञान जिसको अपन साइंस कह रहे हैं, इंजीनियरिंग कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, इसके माध्यम से हम प्रकृति पे विजय पा लेंगे। लेकिन विज्ञान की एक यात्रा के बाद लोगों को ये समझ में आया कि हम प्रकृति पे विजय नहीं पा सकते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बना के ही जी सकते हैं। अब देखिए, मानव ने जिस तरीके से इस पृथ्वी पे जीना शुरू किया, उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि पदार्थावस्था का संतुलन बिगड़ गया, जिसको हम लोग मौसम का संतुलन करें, क्लाइमेट चेंज करें, वो बढ़ गया, वो चेंज हो गया। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। हमने जिस तरीके से, जैसे आदमी को बुखार हो जाता है, और जब आदमी को बुखार होता है तो उसके शरीर के अंग अवयव जो है वो सामान्य स्थिति में काम नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से हमने जो उत्पादन प्रणालियों को इस पृथ्वी पे स्थापित किया मानव के रूप में, या हमने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, उसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पूरी पृथ्वी पे बढ़ गई, जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस धरती को बुखार आ गया। और धरती को बुखार आने के कारण जो धरती का अपना मैनेजमेंट सिस्टम है वो सब डिस्टर्ब हो गया। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे, कुछ ऐसा भी कह रहे हैं कि जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल में जो आइस है, आइस कैप के रूप में, वो मेल्ट हो रहे हैं, और मेल्ट होंगे तो उनका जो पानी है वो बह के समुद्र में आएगा और समुद्र की सतह बढ़ जाएगी, वाटर टेबल जो है ऊपर आ जाएगा। तो जो समुद्र के किनारे जितने महानगरों को हमने बसाया है, वो महानगर समुद्र के नीचे चले जाएंगे। जैसे हम लोग ऐसा सुनते हैं ना कि ये जो द्वारका है गुजरात में, ये एक समय ऊपर थी, लेकिन समुद्र की सतह बढ़ने के कारण द्वारका जो है समुद्र के नीचे चली गई। तो उसी तरीके से जिस ग्लोबल वार्मिंग के ट्रेंड्स की जो स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, वो साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि यदि ये ग्लोबल वार्मिंग बनी रहती है तो उसके कारण से आइस पिघल के समुद्र के स्तर को बढ़ा देगी, और समुद्र के स्तर को यदि बढ़ाती है तो जैसे मुंबई है, कोलकाता है, न्यूयॉर्क है, सिंघाई है, जो समुद्र के किनारे के महानगर हैं, वो सब समुद्र के नीचे समा सकते हैं। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन ने इन महानगर को विकसित करने के लिए जितना श्रम लगाया है, वो सारा श्रम जो है व्यर्थ जा सकता है। अब प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ क्यों रही है? क्योंकि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हैं, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसको बढ़ाने में साइंस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा योगदान है। मानव तो इस धरती पे 50 लाख साल से है, 5 लाख साल तक का तो मानव का इतिहास मिलता है। जो माइग्रेशन थ्योरी है, जो जेनेटिक जीनोम पे आधारित जो माइग्रेशन थ्योरी है, जिसको जेनेटिकल माइग्रेशन कह रहे हैं, उसके आधार पे पता लगता है कि मानव लगभग 5 लाख साल में किसी एक महाद्वीप से, जिसको अफ्रीका कह रहे हैं, वहाँ से माइग्रेट होके पूरी दुनिया में फैल गया। इसमें भी लगभग 50,000 साल का तो इतिहास है, जिसके काफ़ी एविडेंस मिलते हैं, लेकिन जिसको हम लोग आधुनिक मानव कह रहे हैं, वो लगभग 5,000 साल का है, 5-7 हज़ार साल का इतिहास है। और उसमें भी 200 साल, पिछले जो 200 साल हैं, उसमें मानव में जो सांस्कृतिक और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में बहुत तेज़ी से प्रगति की है,
और पिछले 50 साल में, बल्कि और 30 साल में कहना चाहिए, 30 साल में मानव की गति इतनी हो गई है कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, जो बड़े बड़े रिसर्चर हैं, उनको भी अनुमान में नहीं आ रहा है। मैं एक दिन प्रोफेसर विजय भाटकर जी के साथ बात कर रहा था, जिन्होंने इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया। हम लोग किसी एक कार्यक्रम के सिलसिले में 20 डेज कोच्चि में थे, तो उन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा और उन्होंने कहा कि ये जो पिछले 30 साल में जो गति आप देखने को मिल रही है, इस गति से क्या अनुमान लगता है कि 50 साल बाद जो है ये पृथ्वी कैसी होगी। तो मैंने कहा ये तो आकलन अनुमान लगाना बहुत मुश्किल काम है। स्टीफन हॉकिंस ने भी ये कहा कि यदि जिस गति से मानव ह्यूमन सिविलाइजेशन जिस गति से आगे बढ़ रही है, यदि ये नियंत्रित नहीं होती है तो ह्यूमन सिविलाइजेशन इस पृथ्वी से समाप्त हो सकती है आने वाले 30-40 साल में। ऐसा स्टीफन हॉकिंस बोलते थे। अब तो वो नहीं है, लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने जो कहा था वैसे ही और भी नोबल लॉरिएट जो हैं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हम लोगों ने जिस तरीके से विज्ञान, तकनीकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो प्रयोग किया है, और जो प्रयोग पिछले 30 साल में इतनी तेज गति से जो है पूरी मानव जाति में फैला है, उसके कारण से जो परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तन के परिणामों का अनुमान मानव जाति नहीं लगा पा रही। और ये अनुमान वो लोग भी नहीं लगा पा रहे हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, या जो बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ आदि। ये भी इस बात का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि यदि मानव इसी गति से आगे बढ़ता रहा और यही जीवन शैली यदि मानव की बनी रही, और जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है यदि वो ऐसा ही बना रहा, और जो टेक्नोलॉजी का मनमानी प्रयोग होता रहा, तो इस धरती पे आदमी कितने दिन रह पाएगा। क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है, यदि मौसम का परिवर्तन होता है तो इकोनॉमिक साइकिल भी चेंज होता है। जैसे ठंडी, गर्मी और बरसात में हर ऋतु में कोई कोई प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। यदि क्लाइमेट चेंज होता है और जब ठंड का समय है उस समय बरसात होती है, या बरसात के समय गर्मी पड़ती है, या गर्मी के समय जो है बरसात होती है, उस स्थिति में उत्पादन प्रणालियाँ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगी। और यदि इस उत्पादन प्रणालियाँ डिस्टर्ब होती हैं तो ह्यूमन जो सर्वाइवल है वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए धीरे धीरे वैज्ञानिक जो कम्युनिटी है, इंटरनेशनल जो एकेडमिक कम्युनिटी है, वो ये रियलाइज़ करने लगी है कि मानव प्रकृति पे विजय नहीं पा सकता है। मानव प्रकृति के नियमों के साथ जीते हुए अपने अस्तित्व को बचा के रख सकता है। यदि हम प्राकृतिक नियमों के विपरीत जीते हुए, प्राकृतिक नियमों में हस्तक्षेप करते हुए यदि हम जीते हैं जैसा अभी हम जी रहे हैं, तो केवल ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, जैसे हमने जंगल के जंगल काट दिए। अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जितने जंगल आज से 100 साल पहले थे उसके आधे जंगल भी नहीं बचे। और जंगलों का अपना एक काम होता है, वनों का काम होता है, फॉरेस्ट का एक काम होता है। वो काम क्या होता है कि वो आदमी के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन है उसको जनरेट करते हैं। मानव के लिए और जीव संसार के लिए जीने के लिए आवश्यक है हमको। यदि हमको ऑक्सीजन नहीं मिलती है या ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसा अभी लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। पोल्यूशन बढ़ने के दो कारण। एक कारण तो ये है कि हम लोग जिस तरीके से पेट्रोलियम का और कोल का उपयोग कर रहे हैं, कोल का उपयोग हम लोग कर रहे हैं थर्मल पावर में, और पेट्रोलियम का उपयोग हम लोग कर रहे हैं सभी प्रकार के वाहनों में। वो छोटे छोटी बाइक हों और उससे लेके बड़ी बड़ी कारें हों, हवाई जहाज हों,
रॉकेट टेक्नोलॉजी हो और भी कई प्रकार के बड़े हैवी इक्विपमेंट्स में हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं। और पेट्रोलियम पदार्थ से जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट वायु में असंतुलन को पैदा करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मूल रूप से पैदा होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको पचाने का काम वनस्पति संसार करता है। वनस्पति संसार कार्बन डाइऑक्साइड को पचाता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। इस तरीके से वो एक साइकिल बना रहता है जिससे मानव और जीव जंतुओं के ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो पूरी होती है। आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, है ना। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो चारों अवस्थाएं हैं इसमें एक प्रकार का संतुलन है, और यदि ये संतुलन बिगड़ता है तो उस स्थिति में सर्वाधिक नुकसान यदि किसी को होगा तो वो ज्ञानावस्था के मानव को होगा, क्योंकि मानव ही विकास क्रम में सबसे बाद में आया है। और मानव को इस धरती में प्रकट करने में ऊपर की जो 3 अवस्थाएं हैं जिनको पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था कह रहे हैं, उनका योगदान है, उनकी पूरकता है, उनकी भागीदारी है। उनकी भागीदारी के कारण मानव इस धरती पर अस्तित्व में आया। और मानव की आवश्यकता के लिए जरूरी है, मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि धरती का जो वायुमंडल का संतुलन है, धरती का जो ताप का संतुलन है, टेम्परेचर का जो बैलेंस है, और जो ऋतुओं का संतुलन है जिसको हम लोग ठंडी, गर्मी, बरसात आदि कहते हैं, उनका एक संतुलन है, वो बना रहे। यदि ये बिगड़ता है उस स्थिति में उसका प्रभाव सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम्स पे भी आता है, और साथ साथ जो हमारा जो शरीर है उसके ऊपर भी उसका असर आता है। जैसे वायु के प्रदूषण के कारण से कई प्रकार के रोग जो है पैदा हो गए। आप लोगों ने कभी अखबार में या मीडिया में एक खबर सुनी होगी कि जो दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, कई बार ऐसा होता है, साल में शायद 2 या 3 या 4 बार ऐसा होता है कि पूरी दिल्ली जो है वो धुएं और धूल के बादल से ढक जाती है और सूरज दिखाई नहीं देता। और उसके कारण दिल्ली शहर में जो लंग्स की जो बीमारी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ करेगी, तो आप सांस लेंगे तो सांस के साथ जो कार्बन, जो CO2 है वो आपके फेफड़े में जाएगी और वहाँ जाके वो एक काले रंग के कवर को बना दे। जैसे कुछ बच्चे लोग या कुछ लोग जो हैं सिगरेट पीते, जो लोग सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट पीने से क्या होता है कि सिगरेट का जो धुआं है वो लंग्स में जाता है और जाके वहाँ के लंग्स के अंदर एक काले रंग के, है ना, पदार्थ को जमा देता है। और उसके कारण से लंग्स की जो ताकत होती है, जो उसकी कार्यशीलता होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और कम होते होते एक समय ऐसा आता है कि लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, और इसीलिए बहुत सारी आपात मृत्युएं जो हैं उसके कारण से होती है। तो अभी जो सिगरेट नहीं पीते हैं वो सारा जो है वातावरण में जो CO2 है उसको इनहेल कर रहे हैं। इनहेल करने के कारण से उनके लंग्स खराब हो रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि जंगल काटने का हम लोग काम कर रहे हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को पचा सकता था वनस्पति संसार, वो भी संख्या में कम हो रहा है। और इसके कारण से CO2 जो है वातावरण में बढ़ती जा रही है। इस पृथ्वी के वातावरण में कार्बन, जिसको कार्बन क्रेडिट भी कहते हैं लोग, वो कार्बन जो है परसेंटेज बढ़ रहा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बैठक करके कहा गया कि जो इंडस्ट्री जो है कार्बन इमिशंस को कम करेंगी उनको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, और उसके कारण से उनको कुछ बेनिफिट देंगी सरकारें। तो चिंता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। अब ये कार्बन क्या करता है? कार्बन क्या करता है? कार्बन हीट को एब्जॉर्ब करता है। कार्बन की ये एक प्रकार से क्षमता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करने के कारण जो वायुमंडल है उसमें गर्मी बढ़ती है, और वही गर्मी जो है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में आती है।
ये दो संसारों के साथ हम जिस तरीके से जी रहे हैं उस तरीके से मानव इस धरती पे ज़्यादा नहीं जी सकता है, ऐसा समझ में आता है। अब हम ये भी देखते हैं कि जो जीव संसार है वो भी अपनी पूरकता का निर्वाह करता है। जैसे जो लोग खेती करते हैं या जिनके परिवारों में खेती होती है या जिनको खेती की समझ है, वो इस बात को समझते होंगे कि किस मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी बोलते हैं। उपजाऊ मिट्टी उसी को बोलते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इसीलिए जैसे हम लोग पंजाब के बारे में खबरें सुन रहे हैं कि जो पंजाब की ज़मीन है एक समय बहुत फर्टाइल लैंड थी, वो फर्टाइल सॉइल थी। क्यों थी? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जीव थे। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये उत्पादन को सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। अभी क्या हुआ है कि वहाँ जिस तरीके से केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग हुआ है और जिस तरीके से पेस्टिसाइड, जिनको हम लोग कीटनाशक बोलते हैं, कीटनाशकों का उपयोग हुआ है, उसके कारण से मिट्टी की फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब है कि जो जीव संसार है वो भी व्यवस्था में भागीदारी करता है। किस व्यवस्था में? मिट्टी की व्यवस्था में। और मिट्टी की व्यवस्था के साथ प्राणावस्था की यानी वनस्पति संसार की व्यवस्था में भागीदारी करता है। और यही भागीदारी वायुमंडल को शुद्ध बनाए रखने में, वायुमंडल के संतुलन को बनाए रखने में, उसके ताप के नियंत्रण को बनाए रखने में भूमिका का निर्वाह करती है। इस तरीके से पता लगता है पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था का जो संसार है वो आपस में सह अस्तित्व विधि से कार्य करता है। लेकिन जो मानव जिस तरीके से जी रहा है वो प्राणावस्था में भी हस्तक्षेप कर रहा है, जीव संसार में भी हस्तक्षेप कर रहा है और पदार्थावस्था में भी हस्तक्षेप कर रहा है। इसके कारण से समस्याग्रस्त हो गया है। ये एक बात हम लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि यदि ये बात हमको समझ में आती है तो हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे या इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है विकसित करेंगे जिसको हम लोग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि प्रकृति के वातावरण के संतुलन को बनाए रखने में सहायक हो, उसमें हस्तक्षेप ना करे, उसमें असंतुलन को पैदा ना करे, उसमें उसके सह अस्तित्व को बना के रखे। तो ये ज़रूरी है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मानव का अस्तित्व जो है वो संकटग्रस्त रहेगा, ऐसा समझ में आ रहा है। और मैंने ऐसा कहा कि बहुत सारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो भी इस बात को बता रही है। और अब इसके दूसरे भाग पे आते हैं। आपको डायग्राम का दूसरा भाग दिख रहा है ना, आप सभी लोगों को? जी। तो ये दूसरा भाग है कि मानव समाज में आदमी का जीना कैसे होता है। जैसे आप सभी जो बच्चे इस व्याख्यान को सुन रहे हैं, इन सभी का जन्म जो है किसी न किसी परिवार में होता है। सभी के कोई माता पिता होते हैं और वो माता पिता अपने संतान के लिए उनके भरण पोषण का ध्यान रखते हैं, है ना, उनका पोषण करते हैं, यानी उनके खाने पीने, कपड़े लत्ते आदि का इंतजाम करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। जब उनकी आयु कम रहती है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, उनको शुद्ध पानी मिले, शुद्ध हवा मिले, शुद्ध वातावरण मिले, इसका ख्याल रखते हैं। और परिवार क्या करता है? अपने बच्चों को शिक्षित करता है। तो आपको किसी स्कूल में भेजता है, माता पिता आपको किसी स्कूल में भेजते हैं। स्कूल में जो अध्यापक लोग हैं वो आपको पढ़ाते हैं। जैसे आप नर्सरी से लेके अभी तक 14 साल तक आपने पढ़ाई की होगी,
14 साल में कोई 60-70 टीचर्स ने आपको पढ़ाया हो, तो जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी, समझ बनी, उसमें समाज का योगदान है। और जो भी जिस आयु तक आप अभी तक पहुँचे हैं, इसमें आपके परिवार का योगदान है, माता पिता का योगदान है, हो सकता है बड़े भाई बहनों का योगदान हो, ये भी हो सकता है आपके चाचा मामा काका फूफा का योगदान हो। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा, हमारा जीना केवल हमारा जीना नहीं है, हमारे जीने में हमारे परिवार के जीने का, परिवार के लोगों का बड़ा योगदान है। आप कभी कल्पना करके देखो, यदि आपके परिवार के लोग ना हों तब आपका जीना कैसा होगा, और यदि आपके परिवार के लोग हैं तब आपके जीने में क्या अंतर है। तब आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपका होना परिवार के बिना संभव नहीं है, परिवार का होना समाज के बिना संभव नहीं, और समाज का होना पूरी मानव जाति के बिना संभव नहीं। तो इससे ये समझ में आता है कि हर व्यक्ति परिवार, समाज और विश्व के सह अस्तित्व में है, क्योंकि हर व्यक्ति के विकास में, उसकी जागृति में, उसके भरण पोषण में, उसकी सुरक्षा में परिवार का, समाज का और विश्व का योगदान है। जैसे हम लोग इस देश में रहते हैं, भारत, जिसको हम लोग भारत देश कहते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हमारी सीमाओं पर आर्मी के लोग काम करते हैं। यदि आर्मी अपना काम ना करे, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में बहुत सारे लोग जो हैं इस देश पे कब्जा कर लेंगे। तो इसका मतलब है हमारे परिवारों की सुरक्षा कोई और कर रहा है। हमारे परिवार के लिए फल, दूध, सब्जी, खाद्यान्न, है ना, वो सब कोई पैदावार कर रहा है। हमारे परिवार तक जो पानी और बिजली आ रहा है, उसमें किसी का योगदान है, और उस योगदान को पहचान के ही हमारे अंदर सामाजिकता की समझ आती है। हम थैंकफुल होते हैं, जैसे माता पिता के प्रति बच्चे में थैंकफुल होना चाहिए कि माता पिता ने किस तरीके से अपने श्रम से अर्जित अपने पैसे का सर्वाधिक उपयोग अपने संतानों के लिए किया है। अब यदि आप परिवार को समझें और एक व्यक्ति को समझें, तो हर परिवार में माता पिता क्या करते हैं, प्रश्न आएगा कि माता पिता क्या करते हैं। तो उसमें ये समझ में आता है, पहला काम तो ये करते हैं कि उनके संतान में स्वयं में विश्वास आ जाए। क्या विश्वास आ जाए? वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, जी सकते हैं। तो स्वयं में विश्वास को वो पैदा करना चाहते हैं। दूसरी बात क्या करना चाहते हैं? हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी जो संतानें हैं वो श्रेष्ठता का सम्मान करें। श्रेष्ठता का मतलब है इस मानव समाज को बनाने में, परिवार को बनाने में जिन लोगों का योगदान है, जो लोग व्यवस्थाओं में भागीदारी करते हैं, जो हमको पानी पहुंचाते हैं, जो हमको बिजली पहुंचाते हैं, जो हमको दूध पहुंचाते हैं, जो हमको फल सब्जी खाद्यान्न पहुंचाते हैं, जो हमारे लिए कपड़े लत्ते बनाते हैं, जो हमारी सुख सुविधाओं का साधन को विकसित करते हैं, ऐसे लोग जो मानव के द्वारा विकसित अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था और राज्य व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, ताकि हम परिवार में सुरक्षित जी सकें, ताकि हम मानव के रूप में सुरक्षित रह सकें, ऐसे सभी लोग श्रेष्ठ हैं जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में, राष्ट्र की व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। ऐसे लोगों का सम्मान करना, इसी को कह रहे हैं श्रेष्ठता का सम्मान। श्रेष्ठता का सम्मान ये नहीं है जो अपराध कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, लूट रहे हैं, जो ड्रग फैला रहे हैं, जो अश्लीलता को फैला रहे हैं, जो समाज में अव्यवस्था को जन्म दे रहे हैं, उनका सम्मान नहीं होता है। जो लोग व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो अपना मानसिक
आर्थिक, कायिक, वाचिक योगदान दे रहे हैं, तन मन धन लगा रहे हैं, अपनी बौद्धिकता को लगा रहे हैं, ऐसे लोगों का सम्मान करना। तो हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी जो संतान है वो श्रेष्ठता का सम्मान करे। श्रेष्ठता का सम्मान क्यों? क्योंकि श्रेष्ठता को बनाए रखना चाहते हैं। यदि कोई समाज गड़बड़ हो जाता है तो परिवार पे उसका प्रभाव आता है। यदि किसी देश में आतंकवाद फैल जाता है, जैसे पाकिस्तान में फैल गया या अफगानिस्तान में फैल गया या अभी सीरिया में फैल गया, समाज में हिंसा फैल गई, आतंक फैल गया और समाज अनियंत्रित हो गया, उसके कारण से हर परिवार अनियंत्रित हो गया और उसके कारण से हर इंडिविजुअल को जो है उसको भोगना पड़ रहा है। जैसे हमारे देश में आतंकवादी हमला करते हैं तो हमारे समाज में भय फैलता है और समाज में भय फैलता है तो परिवार में भय आता है और वह भय जो है वो हर व्यक्ति तक आता है। तो भय से मुक्त को समाज को बनाए रखने के लिए कुछ लोगों का योगदान है। जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करते हैं, जो लोग शिक्षा संस्थाओं को चलाने में सुचारू रूप से सहयोग करते हैं, जो लोग चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रूप से, चिकित्सा व्यवस्था लूटने के लिए नहीं करते हैं, जो लोग सच में समाज की सेवा के अर्थ में चिकित्सा का काम करते हैं, जो लोग सुरक्षा का काम करते हैं, जो लोग ईमानदारी से कम लाभ में वस्तु विनिमय करते हैं। लूटने के लिए बाजार नहीं है, वस्तु विनिमय के लिए बाजार है। तो इसलिए जो बाजार में बैठ के आपको वस्तुएं सुलभ कराने में अपनी भूमिका का निर्वाह करती हैं, उसमें वो थोड़ा सा लाभ लेते हैं जिससे उनका परिवार चल सके, उनका परिवार समृद्धिपूर्वक जी सके। ऐसे सभी लोगों के प्रति, इन सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ कि व्यवस्था में भागीदारी के रूप में श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्तियों का सम्मान हमको करना चाहिए। ऐसा हर माता पिता अपनी संतान से चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं, उन्होंने अपनी संतान के लिए जो भी किया है, अपना तन मन धन समय शक्ति पैसा जो भी लगाया है, तो वो जो मानव संतान के रूप में हम बच्चे हैं या आप जो बच्चे हो, वो अपने माता पिता के प्रति थैंकफुल हों, कृतज्ञ हों। क्योंकि यदि हम कृतज्ञ होंगे तो हमारे परिवार में एक दूसरे के प्रति स्नेह रहेगा, सुख रहेगा। यदि हम कृतज्ञ नहीं होते, हम माता पिता के प्रति शिकायत से भरे रहते हैं, आपने हमारे लिए किया क्या है, हम इस भाव से रहते हैं। और परिवार कहता है समाज ने हमारे लिए क्या किया है, समाज ये कहता है राष्ट्र ने हमारे लिए क्या किया है। यानी थैंकफुल भाव नहीं है, ग्रेटिट्यूड का सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है। उस स्थिति में क्या होगा, समाज में दुख फैल जाएगा। तो स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान और उसके साथ व्यवहार में सामाजिक, क्योंकि यदि हम व्यवहार में सामाजिक नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपराध और शोषण में लग जाएंगे। अपराध और शोषण से क्या होगा, हम दुख बढ़ाएंगे और दुख को आमंत्रित करेंगे। अपराध और शोषण क्या करता है, हम खुद ही दुखी होते हैं, दूसरे को दुखी करते हैं और दूसरे से फिर सर्व के दुख की तरफ ले जाते हैं, पूरे सर्व समाज को दुख की ओर ले जाते हैं। तो व्यवहार में सामाजिक का मतलब क्या हुआ, जो लोग व्यवस्था में भागीदारी करते हैं वो सामाजिक हैं। जैसे जो परिवार की व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, जैसे परिवार में केवल माता पिता काम करते रहें, यह तो बच्चों का काम नहीं है ना। तो माता पिता जो काम करते हैं उसके साथ परिवार में जो अन्य काम होते हैं उसमें परिवार के सदस्य होने के नाते हमको भी कुछ भागीदारी करना चाहिए। यदि हम ऐसी भागीदारी करते हैं तब हम व्यवहार में सामाजिक हैं। और उसी तरीके से हमारा परिवार समाज व्यवस्थाओं में भागीदारी करता है। जैसे मान लीजिए हमारे परिवार से कोई शिक्षक है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी उत्पादन करता है वो समाज व्यवस्था में भागीदारी करता है। जो अधिकारी है वो समाज व्यवस्था को, राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने में जो है अपनी भागीदारी का निर्वाह करता है। शिक्षक जो है समझदार समाज को निर्माण करने में, राष्ट्रीयता से युक्त है ना नागरिक को निर्माण करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं।
और बच्चों को समझदार बनाते हैं, जिससे वो व्यवस्था में भागीदारी कर सकें, है ना। किसी कंपनी में काम करने की समझ को विकसित करते हैं, किसी टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना उसकी समझ को विकसित करते हैं, इंजीनियरिंग से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसे करना है, इंजीनियरिंग का कैसे उपयोग करना है, वो उसके लिए हमको समझदार बनाते हैं। समाज में कैसे जीना है, उसमें यदि हम किसी प्रशासनिक जिम्मेदारी में जाते हैं उसका निर्वाह कैसे करना है, ये शिक्षक लोग करते हैं। तो जो शिक्षक ऐसा काम करते हैं उनके प्रति सम्मान होना चाहिए। सम्मान होगा और हम सम्मान करेंगे तो हम सामाजिक हैं, और शिक्षक जो इस तरीके से भागीदारी करते हैं वो सामाजिक हैं। जो अधिकारी ऐसा उत्तरदायित्व के साथ व्यवस्था में भागीदारी करते हैं वो व्यवहार में सामाजिक हैं। जो उद्योग के माध्यम से समाज की आवश्यकता का पूर्ति के लिए उत्पादन का काम करते हैं, या कृषि के माध्यम से, गौ पालन के माध्यम से समाज की आवश्यकता पूरी करते हैं, है ना, उनके प्रति सम्मान होना, उनके प्रति रिस्पेक्ट होना, और उनकी जो भागीदारी है वो उनके व्यवहार में सामाजिक होने का प्रमाण है। तो इसलिए जीने की एक समझ को हम लोगों को ज़रूरी होता है। जब आप ग्रेजुएशन में आ गए और अब आप कुछ साल के बाद ही एक जिम्मेदारी की जगह पर आ जाएंगे जहां आपको व्यवस्था में भागीदारी करना है। केवल अपने पैसे कमाने के लिए, अपने भोग के लिए, है ना, पूरा समाज आपके साथ श्रम नहीं कर रहा है। पूरा समाज, यदि केवल आप व्यक्तिवादी तरीके से जीना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप सुखी नहीं हो सकते। तो सुखी होने का ये सूत्र है कि जो मानव मानव के बीच में सह अस्तित्व है, जो मानव में परस्पर स्नेह है, जो मानव में परस्पर सम्मान है, जो मानव में परस्पर विश्वास है, इसको बनाए रखने के अर्थ में कार्य करना। यदि हम ऐसा कार्य कर पाते हैं तो हम कहेंगे कि जो मानव के बीच में सह अस्तित्व को बना पाते हैं, यानी हम साथ साथ जी सकते हैं, साथ साथ सुखी हो सकते हैं, साथ साथ जागृति की ओर आगे बढ़ सकते हैं, साथ साथ जो है उत्सव पूर्वक जी सकते हैं। उत्सव अकेले में नहीं होता, उत्सव सबके साथ मिलके होता है। तो जो जागृति की दिशा में हम कोई भी काम करते हैं वो एक प्रकार से उत्सव है, तो हम उस उत्सव में भागीदारी कर सकते हैं। इसको मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी को समझना चाहिए कि परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र का अंतर संबंध है, या 5 स्थितियाँ भी बोल सकते हैं: व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र। और इसीलिए हमारा जो जीना है व्यक्तिगत लेवल पे होता है, हमारा जीना पारिवारिक स्तर पे जिसको फैमिली लाइफ कहते हैं, फिर हमारा जीना जो है समाज के स्तर पे जिसको सोशल लाइफ कहते हैं, फिर राष्ट्र के स्तर पे होता है जिसको नेशनल लाइफ कहते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे होता है जिसको इंटरनेशनल लाइफ कहते हैं। तो हमारा जो जीना है इन पांचों के योगफल में ही होता है, क्योंकि अकेले में जीने में और परिवार में जीने में अंतर है। अकेले जीने वाले का कोई रिलेशनशिप नहीं होता, जबकि रिलेशनशिप में ही सुखी होती। तो परिवार क्या है? तो संबंधों का एक, मानवों का ऐसा समूह है जहाँ वो एक दूसरे को रिलेशनशिप में पहचानते हैं, जैसे माता पिता पुत्र पुत्री के रूप में, पति पत्नी के रूप में, है ना, भाई बहन के रूप में पहचानते हैं। तो संबंधों के एक समूह के रूप में परिवार है। समाज भी ऐसे ही है। समाज क्या है? परिवार, परिवार के रूप में समाज है। और समाज का मतलब क्या होता है? जो व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। मूल रूप से व्यवस्थाएं कितनी हैं यदि हम इसको देखें तो एक उत्पादन व्यवस्था है, क्योंकि उत्पादन हमको शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक है। यदि हम शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन नहीं करते हैं तो हमारा समाज गरीब होगा, हमारे समाज में भुखमरी होगी, है ना, या कोई ना कोई चीज़ों का अभाव बना रहेगा। इसलिए उत्पादन व्यवस्था एक अनिवार्य व्यवस्था है। फिर जो वस्तुओं का जहाँ उत्पादन होता है और जो परिवार उसका उपभोग करते हैं उन तक यदि वस्तुएं नहीं पहुँचती हैं तो उत्पादन का कोई अर्थ नहीं हो जाएगा। इसलिए उत्पादन व्यवस्था को विनिमय के साथ जोड़ना पड़ता है। तो इसलिए उत्पादन एक व्यवस्था है, लेकिन विनिमय और उनको इकट्ठा करके रखना, जैसे कोई सब्जियां जो हैं किसी एक समय में पैदा होती, कोई खाद्यान्न जैसे चावल जो है वो साल में 1 या 2 बार पैदा होता है,
और हम उसको खाते 365 दिन है, साल भर खाते हैं, इसलिए हमको उनको स्टोर करना पड़ता है। तो विनिमय के साथ कोष की आवश्यकता होती है जिसमें हम भंडारण करते हैं। तो इस तरीके से दूसरी समाज में व्यवस्था है जिसको विनिमय कोष कहते हैं। तीसरी जो समाज में व्यवस्था है जिसको शिक्षा संस्कार कहते हैं। शिक्षा संस्कार का मतलब है शिक्षा हमारे अंदर दो काम करती है। एक करती है जिसको हम लोग कह रहे हैं व्यवहार को सिखाती है। व्यवहार को सीखना पड़ता है, जैसे राष्ट्रीय व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, पारिवारिक व्यवहार, इसको सीखना पड़ता है। इसको व्यवहार की शिक्षा कहते हैं और इसीलिए नई शिक्षा नीति ने व्यवहार की शिक्षा को कंपलसरी कर दिया, स्कूली शिक्षा को। और आगे भी आप लोगों के भी इस करिकुलम में उन्होंने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के रूप में व्यवहार शिक्षा को अनिवार्यता के रूप में पहचान के उसको सुनिश्चित किया है ना। तो इसलिए शिक्षा एक काम तो ये करती है और दूसरा काम ये करती है कि हमारे अंदर स्किल डेवलप करती है, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, साइंस कह रहे हैं, या मैनेजमेंट का स्किल कह रहे हैं, या पॉलिटिक्स का जो स्किल है, या इकोनॉमिक का जो स्किल है, कोई भी इकोनॉमी को चलाने का जो स्किल है वो हमको विकसित करती है शिक्षा। तो इसलिए शिक्षा संस्कार एक व्यवस्था है। और इसके बाद स्वास्थ्य संयम एक व्यवस्था है। स्वास्थ्य संयम का मतलब है क्योंकि रोग होते हैं और यदि हमारे पास रोग को दूर करने का विज्ञान नहीं है और उससे संबंधित जो औषधि का ज्ञान नहीं है और औषधि सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास चिकित्सक नहीं है और इन सबके योगफल में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, तो बहुत सारे लोग जो हैं रोगों से ही मर जाएंगे या रोगों में पीड़ित होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था भी एक अनिवार्य है। और इसके बाद एक न्याय सुरक्षा व्यवस्था है। जैसे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो राष्ट्र डेवलप करता है, जो समाज बनाता है, उनकी सुरक्षा करना, अपने देश की सुरक्षा करना, अपने देश की वनस्पतियों की सुरक्षा करना, जंगल की सुरक्षा करना, अपने खनिज संपदा की सुरक्षा करना, अपने वायुमंडल की सुरक्षा करना, इस सब के लिए एक न्याय सुरक्षा व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। इन सबके योगफल में ही समाज, परिवार और व्यक्ति का जीना होता है। यदि ये व्यवस्थाएं चरमरा जाएं तो व्यक्ति दुखी रहेगा, परिवार दुखी रहेगा, समाज दुखी रहेगा, पूरा विश्व दुखी रहेगा। इसीलिए व्यवस्था में भागीदारी करते हुए ही समाज की संकल्पना है। समाज अपने आप में कोई इकाई नहीं है, इकाई तो केवल परिवार है, क्योंकि परिवार जो है वो हजारों साल से अभी भी, जबकि पूरी दुनिया में परिवार संबंधों के प्रति उपेक्षा आ रही है, फिर भी ज़्यादातर जो विश्व है अभी भी परिवार व्यवस्थाओं में ही जीता है। जिसको हम लोग कह रहे हैं इंडिविजुअलिज्म आ रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि मैरिज रिलेशनशिप अनस्टेबल हो रही है, और जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जो सिंगल पेरेंट सोसाइटी आ रही है। आप लोग सिंगल पेरेंट्स का मतलब समझते होंगे। सिंगल पेरेंट का मतलब है कि मैरिज रिलेशनशिप जो है वो टेम्परेरी होता है किसी संतान को पैदा करने के बाद, इसके बाद पेरेंट्स अलग हो जाते हैं। आप लोग कल्पना कर सकते हो कि यदि आपके माता पिता ऐसा करते, आपको जन्म देने के बाद आपके पिता नहीं रहते या आपकी माता नहीं रहती है ना, आप केवल पिता के साथ रहते या केवल माता के साथ रहते, तो आपकी ग्रोथ कैसे होती है ना। तो अभी देख रहे हैं यूरोप और अमेरिका में सिंगल पेरेंट सोसाइटी जो है बढ़ रही है। उसका मूल कारण ये है कि व्यक्तिवाद बढ़ रहा है। व्यक्तिवाद क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग परिवार और समाज के अंतर संबंध को नहीं पहचान पा रहे हैं। परिवार, समाज और विश्व का जो अंतर संबंध है एक व्यक्ति के साथ में, इस अंतर संबंध को ना समझ पाने के कारण से मानव समाज जो है उसमें सोशल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, समाज टूट रहा है। जैसे प्राकृतिक व्यवस्थाएं टूट रही हैं, वैसे ही मानव भी अंदर से टूट रहा है। तो इसलिए मानव अंदर से ना टूटे, इसकी समझ भी हर परिवार जो है वो चाहता है कि उसके संतान में हो। यानी हम जो कुछ पढ़ते लिखते हैं वैसा ही जिएं, यानी जो हम लोग सही को समझते हैं सही के साथ जिए भी। इसको कहते हैं प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। क्योंकि यदि हम केवल पढ़ते हैं, विद्वान हो जाते हैं और जीते नहीं हैं वैसा,
तो प्रतिभा और व्यक्तित्व में असंतुलन होता है और यही अंतर विरोध को जन्म देता है जो आपके दुख का कारण होता है। और अंतिम काम जो परिवार करता है हम सब लोगों के साथ, जो भी बच्चे हैं यहाँ पर वो इस बात को समझ सकते हैं कि हर माता पिता जब तक बच्चा उसका स्वावलंबी ना बन जाए, उसको नौकरी लग जाए, उत्पादन करने लगे, कोई इंडस्ट्री लगा ले या कोई भी रोजगार करने लगे या श्रम पूर्वक अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के योग्य ना बन जाए, तब तक परिवार अपनी संतान को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करता है। तो मैंने कहा, पहला कहा स्वयं में विश्वास, दूसरा श्रेष्ठता का सम्मान, तीसरा कहा व्यवहार में सामाजिक, चौथा कहा प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन और पांचवा कहा व्यवसाय में स्वावलंबी। तो परिवार इतना सारा काम करता है और इतना काम करते हुए मानव संतान के साथ वो समाज व्यवस्था में भागीदारी करता है। यानी हमारे माता पिता कुछ ना कुछ करते हैं, किसी के यहाँ पिता करते हैं, किसी के यहाँ माताएं करती हैं, किसी के यहाँ माता पिता दोनों मिलके काम करते हैं, कुछ उत्पादन करते हैं, उससे अर्थोपार्जन करते हैं और वो अर्थोपार्जन जो है हमारे जो अपनी मानव संतान है, अपने बच्चे हैं, उनके विकास में नियोजित करते हैं। इस तरीके से समाज व्यवस्थाएं चलती हैं। मुझे लग रहा है आज का समय पूरा हो गया। मैंने कुछ बातों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षण कराया है। मुझे लगता है कि यदि आप लोग इन मुद्दों पर आपस में बातचीत करेंगे, अपने परिवार में बातचीत करेंगे, तो और भी ज़्यादा स्पष्टता आपको होती जाएगी और इस चर्चा के माध्यम से आप जीने के साथ जुड़ पाएंगे। आपका जो कॉलेज है, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, उसके विज़न को मैं पढ़ रहा था, तो उस विज़न में लिखा है कि टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर proliferation of the socially responsible and technically sound engineers, innovators and entrepreneurs, है ना। तो इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जिसमें सामाजिक रूप से जिम्मेदार और तकनीकी रूप से जो है सुदृढ़ इंजीनियर्स, इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो तैयार हो सकें। ये आपके कॉलेज का मिशन है और मुझे लगता है आज का लेक्चर आपको सामाजिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज जो भी हमारे इस इंडक्शन प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपके जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन सब का, और जो अध्यापक हैं जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को संचालित करने की, कोऑर्डिनेशन की जवाबदारी ली, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं। नमस्कार।